हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संकल्प एकेडमी 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 29 जनवरी एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 36 रियल प्रश्न का फुल एनालिसिस। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, तो फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, चंद्रयान प्रथम के लॉन्च के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? तो इसरो के चेयरमैन जो थे, चंद्रयान फर्स्ट को जो लॉन्च किया गया था 2008 में लॉन्च किया गया था, उस समय इसरो के चेयरमैन जी माधवन नायर थे। कौन थे? जी माधवन नायर। जी माधवन नायर का कार्यकाल जो था सितंबर 2003 से 29 अक्टूबर 2009 तक था। तो हम चलिए जानते हैं चंद्रयान 1 के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। तो चंद्रयान 1 को लॉन्च 22 अक्टूबर 2008 को श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट को जो लॉन्च करने वाला रॉकेट था उसका नाम था PSLV XLC-11। PSLV का पूरा नाम आप जानते होंगे, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो चलिए, चंद्रयान 2 के लॉन्च 22 जुलाई 2019 को हुआ था और यह लैंडिंग जो चंद्रमा पर किया था 7 सितंबर 2019 को, लेकिन 1 किलोमीटर पहले ही इसरो से इसका संपर्क टूट गया था। चंद्रयान 2 को ले जाने वाले रॉकेट का नाम था GSLV Mark 3 M1। GSLV Mark 3 M1 जो कि श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया था। अब हम जानते हैं कि चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या है। तो चंद्रयान 2 का लैंडर का नाम विक्रम था, जबकि रोवर का नाम प्रज्ञान रोवर था। चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष के सिवान थे और अभी भी वर्तमान में के सिवान ही है। अब हम चलिए जानते हैं मंगलयान के बारे में भी कुछ। तो आप जानते होंगे कि मंगलयान, जिसे मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से भी जाना जाता है, इसका लॉन्च 5 नवंबर 2013 को हुआ था, जबकि यह मंगल के कक्षा में प्रवेश किया था 24 सितंबर 2014 को। इसे लॉन्च जो किया गया था मंगलयान को श्रीहरिकोटा से किया गया था, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, पंबन द्वीप पर। प्रक्षेपण यान जो था PSLV C-25। भारत अपने पहले ही प्रयास में सफल होने वाला दुनिया का पहला देश बना। अभी तक ऐसा कोई भी देश नहीं कर पाया था, वह दूसरे तीसरे चौथे प्रयास में पहुंचा था, लेकिन भारत अपने प्रथम प्रयास में ही मंगल मिशन में कामयाब हुआ। मंगल पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना तथा एशिया का पहला देश भी बना। इससे पहले पहला देश सोवियत रूस, नासा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी मंगल मिशन में कामयाब रहा। मंगल मिशन के समय इसरो के अध्यक्ष के राधाकृष्णन थे। पहली बार, दूसरा क्वेश्चन है, पहली बार ईवीएम का प्रयोग भारत के किस राज्य में किया गया था? तो पहली बार ईवीएम का प्रयोग जो है केरल में किया गया था। ईवीएम का पूरा नाम आप जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 1982 में विधानसभा चुनाव के समय सीमित संख्या में केरल विधानसभा में इसका प्रयोग किया गया था पहली बार। अब हम जानते हैं केरल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं, जो कि भाकपा माले से संबंध रखते हैं। केरल एक सदनीय वाला विधानमंडल है। केरल के राज्यपाल जो है अभी वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजभाषा मलयालम है। केरल की नृत्य शैली जो है कथकली है। केरल की प्रसिद्ध त्योहार ओणम
एवं नौका दौड़ है। नौका दौड़ जो कि झीलों तथा नदियों में करवाई जाती है। अब आज का तीसरा प्रश्न था, ज्ञानपीठ पुरस्कार में किस भगवान की प्रतिमा दी जाती है? तो आप जानते हैं वाग्देवीची प्रतिमा जो कि काशी की बनी होती है, उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार में प्रदान की जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 22 मई 1961 को श्री साहू शांति प्रसाद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार होता है जो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाओं के किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए तथा वाग्देवी की कांस्य मूर्ति एवं प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को 1965 में मलयालम भाषा में दी गई थी। 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती 2017 को हिंदी के क्षेत्र में दिया गया था। कृष्णा सोबती का हाल ही में भी निधन भी हो गया था। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को 2018 में दिया गया था जो कि अंग्रेजी भाषा में दिया गया था। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्कितम अच्युतम नंबूदरी को मलयालम के क्षेत्र में 2019 में दिया गया था। तो आज का चौथा प्रश्न देखते हैं, होटमेल कब प्रारंभ हुआ? होटमेल जो कि 1996 में प्रारंभ हुआ, यह पहली पब्लिक वेब मेल सर्विस थी जो कि सबीर भाटिया और जैक स्मिथ ने 1996 में पहली मुफ्त वेब आधारित ईमेल सेवा hotmail.com की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 5 था कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे जो कि 1830 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 था कि कॉफी उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो दोस्त आप जानते हैं कि कॉफी अग्रणी में सबसे पहला देश ब्राजील है जबकि दूसरा देश वियतनाम है। अब राज्यों की दृष्टिकोण से देखते हैं, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राज्य के दृष्टिकोण से कॉफी उत्पादन में सबसे पहला राज्य कौन है? तो कर्नाटक, जबकि दूसरा राज्य केरल है। चाय में प्रथम देश जो है चीन है जबकि द्वितीय देश भारत है। चाय उत्पादन में प्रथम राज्य असम है। क्वेश्चन नंबर 7 अब देखते हैं, अनुच्छेद 35A कब जोड़ा गया? तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 35A को 14 मई 2019 को तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 था कि अनुच्छेद 35A कब जोड़ा गया? अनुच्छेद 35A को 14 मई 1954 ईस्वी को जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद 370 खंड 1 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 35A को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से भारतीय संविधान के परिशिष्ट 2 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर राज्य की विधान मंडल को अस्थायी निवासी परिभाषित करने के लिए है। यह अनुच्छेद 35A को 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस देश के उपराष्ट्रपति को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने पर वापस भेजा गया? तो अगस्त 2019 में मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब अब्दुल गफूर को भारत में प्रवेश करने पर वापस भेजा गया था। मालदीव में भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में ये आरोपी हैं। मालदीव की राजधानी माले है जबकि मालदीव की मुद्रा मालदीव रुपया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लंबे समय बाद पेपर का रंग भूरा हो जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को फॉक्सिंग कहा जाता है। पेपर में लिग्निन होता है जिसको हवा और धूप के संपर्क में लाने से पेपर पीला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डियर मनी किसे कहा जाता है? तो डियर मनी टाइट मनी को कहा जाता है। टाइट मनी यह उस अवधि में होता है जब केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति को कड़ा कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है
कि किसका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय है। तो गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम है। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जो नरेंद्रनाथ दत्त का ही नाम है वो किसने रखा? तो याद रखना है राजा खेतड़ी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट्स। विवेकानंद रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक गार्डन कन्याकुमारी में स्थित है, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाई जाती है, जो विवेकानंद का जन्म दिवस है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ कोलकाता के निकट 1897 में किया गया था। नेक्स्ट को पॉइंट्स देखते हैं कि विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। तो विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुई थी, जबकि इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी को बेलूर मठ कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट जो है विवेकानंद की प्रसिद्ध रचनाएं थी राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट्स है कि विवेकानंद की सबसे खास शिष्या कौन थी? तो विवेकानंद की खास शिष्या जो थी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल थी, जिन्हें बाद में विवेकानंद नाम रख दिए भगिनी निवेदिता, जो कि मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली थी। वो भारत में पूरी जिंदगी भारत और भारतीयों के लिए नाम करने वाली महिला थी, जिन्हें मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं का नाम जो है विवेकानंद भगिनी निवेदिता रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि दिसंबर 2020 को आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? तो आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक राधाश्याम राठी बने थे। नेक्स्ट, आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं जो कि शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जो कि श्री बीपी कानूनगो, श्री एम के जैन, डॉक्टर एमडी पात्रा एवं श्री एम राजेश्वर राव हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी, जबकि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी को हुई। क्वेश्चन नंबर 13 है 5 स्टार व्हीकल स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो 5 स्टार विलेज स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई? आंसर है भारतीय डाक विभाग द्वारा। यह मुख्य रूप से सुदूरवर्ती गांवों में सार्वजनिक जागरूकता और डाक उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचने में मदद करेगी। विश्व डाक दिवस याद रखना है 9 अक्टूबर को मनाई जाती है, जबकि राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाई जाती है। 14 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रथम विश्व स्तरीय सम्मेलन कब हुई थी? तो प्रथम विश्व स्तरीय सम्मेलन 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो कि ब्राजील का एक प्रसिद्ध शहर है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और 22 अप्रैल 2020 का जो थीम था पृथ्वी दिवस का, वो क्लाइमेट एक्शन के नाम से जाना जाता है। इसे भी याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट पॉइंट है 15 नंबर क्वेश्चन है कि 32 बिट का वैल्यू कितना बाइट्स होगा? तो 32 बिट्स का वैल्यू जो होगा 4 बाइट्स होगा। एक बाइट बराबर 4 बिट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 16 था कि यदि गंगा गंगोत्री से निकलती है तो गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो आपको याद रखना है कि गोदावरी नदी नासिक के त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दाद किस कारण से होता है? दाद
जो कि कवक से होता है, और कवक से होने वाले रोग हैं गंजापन, दामा, दाद, खाज, एथलीट फुट। इसका ट्रिक याद रखना है, गंजा दामाद खाए फ्रूट, अर्थात गंजा से गंजापन, दामा से दामा, द से दाद, खास खाए से खाज, और फुट से एथलीट फुट, जिसे कि हाथी पांव के नाम से भी जा हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस योजना को आर्थिक मदद हेतु सर्विस टैक्स के साथ 0.5 उपकर वसूला जाता है? तो इसका आंसर होगा स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन प्रारंभ किया गया था। स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर जो है अभिनेत्री काजोल है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 जो देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो शांति का नोबेल पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र को 2001 ईस्वी में दिया गया था। उस समय संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अनान थे, जो कि ये घाना से संबंधित है। कोफी अनान 1997 से लेकर 2006 तक संयुक्त राष्ट्र के चेयरमैन रहे। क्वेश्चन नंबर 20 है, बारी दोआब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो दोआब हम कहते हैं दो नदियों के बीच की भूमि। तो बारी दोआब, बा से याद रखना ब्यास, और री से याद रखना है रावी। ब्यास एवं रावी नदी के बीच जो दोआब है उसे कहा जाता है बारी दोआब। तो चलिए हम देखते हैं कुछ दोआब के बारे में। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। सबसे पहला सिंध सागर दोआब। सिंध अर्थात सिंधु नदी एवं झेलम नदी के बीच का क्षेत्र को हम कहते हैं सिंध सागर दोआब। चज दोआब दूसरा है। चज दोआब के बारे में जानते हैं कि चिनाब नदी, च से चिनाब और ज झ याद रखना है झेलम नदी। चिनाब एवं झेलम नदी के बीच का क्षेत्र को चज दोआब कहते हैं। उसका है तीसरा रचना दोआब। र से याद रखना है रावी और च से याद रखना है चिनाब। तो रावी नदी एवं चिनाब नदी के बीच का क्षेत्र को हम रचना दोआब कहते हैं। चौथा है बिस्त दोआब। तो याद रखना है इसमें ब से होता है ब्यास, अस्त अस्त सत सत से सतलज याद रखना है, अर्थात ब्यास एवं सतलज नदी के बीच का क्षेत्र को हम लोग कहते हैं बिस्त दोआब। अब चलिए देखते हैं कुछ इसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। तो आप जानते हैं कि सिंधु नदी, ये जो नदी जो जा रही है ये सिंधु नदी है, और सिंधु नदी जो निकलती है कैलाश मानसरोवर झील से निकलती है, और यह चाइना से के बाद भारत में एंट्री लेती है। भारत के बाद ये पाकिस्तान में एंट्री लेती है। पाकिस्तान के बाद यह अरब सागर में जाकर गिरती है। सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जो कि बाईं ओर से मिलने वाली है और कुछ दाईं ओर से मिलने वाली है। तो दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में से एक नदी है काबुल नदी, जो कि अफगानिस्तान से निकलती है। उसके बाद बाईं ओर से मिलने वाली कुछ नदियों में से है, जैसे याद रखना आपको झेचीरा ब्यास, झेचीरा ब्यास, झेचीरा ब्यास, झेचीरा ब्यास, अर्थात झे से झेलम, ची से चिनाब, रा से रावी, ब्यास से ब्यास और सत से सतलज। तो इस तरह से आपको याद रखना है, झे से झेलम, ची से चिनाब, रा से रावी और ब्यास से ब्यास और स से सतलज। झेलम चिनाब के बीच जो दोआब है चज दोआब है, जबकि चिनाब रावी के बीच का दोआब को रचना दोआब कहते हैं। उसके बाद ब्यास सतलज के बीच का जो दोआब है उसे हम लोग बिस्त दोआब के नाम से जानते हैं। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानते हैं कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो शेषनाग झील से निकलती है। झेलम, झेलम मतलब झेलना पड़ेगा। कहाँ के लोग झेलता है सबसे ज़्यादा, तो जम्मू कश्मीर के लोग पहले सबसे ज़्यादा झेलता था। और वहाँ याद रखना है, जब किसी को शेषनाग काट लेगा तो वो जिंदगी भर झेलते ही रह जाएगा, अर्थात झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। अगला क्वेश्चन है चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है, जो कि याद रखना है बड़ा लाचा अर्थात चिनाब नदी जो है दो नदियों के मिलने से बनता है, चंद्र और भागा, चंद्रभागा नदी। नेक्स्ट है रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है, जो कि आप जानते हैं रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में।
ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है, जबकि सतलज नदी सतलज, जिसको लाज शर्म नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं, राक्षस बोलते हैं, अर्थात राक्षस ताल झील या राक्षस ताल झील। सतलज, जिसको लाज शर्म नहीं होता उसको क्या कहते हैं, राक्षस बोलते हैं, राक्षस ताल झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा, आप जानते हैं ब्रह्मा का काफी मान सम्मान हमारे समाज में होता है, और सिंधु अर्थात साधु का भी हमारे समाज में काफी मान सम्मान होता है, इसलिए ब्रह्म से याद रखना है मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से, जबकि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से ही। साधु और ब्राह्मण का अपना समाज में जो होता है काफी मान सम्मान होता है, इसलिए सिंधु नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। यह मानसरोवर झील कहाँ है, तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और एक चीज फैक्ट से याद रखना है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान को हम लोग जो बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, और वहां पर जो है एक सुंदरवन डेल्टा का भी निर्माण करती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 में किस पार्टी द्वारा घोषणा की गई, तो ये याद रखना है मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को। पूना पैक्ट या पूना समझौता किस विषय पर हुआ था, तो यह हुआ था कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान करने के लिए बैठक हुआ था, जो कि याद रखना है कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई। पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुई थी। ये याद रखना है कहाँ हुआ था, 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में, सेंट्रल जेल में। ये याद रखना है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने किस देश को दिसंबर 2020 में करेंसी मैनिपुलेटर्स की श्रेणी में शामिल किया है, तो ये याद रखना है वियतनाम एवं स्विट्जरलैंड को। अर्थात फिर यहाँ से देखना है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो वियतनाम की राजधानी हनोई, जबकि यहाँ वियतनाम का मुद्रा का नाम है वियतनामी डोंग। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, और यहाँ की स्विट्जरलैंड की मुद्रा जो है स्विस फ्रांक है। अब देखते हैं, इसमें याद रखना निगरानी सूची में जो शामिल जो देश है वह है भारत, चीन, ताइवान, जापान, दक्षिणी कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत के पूर्वी तट में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो जानते हैं कि पूर्वी तट में याद रखना है कि जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जबकि पूर्वी घाट रहे तो यह याद रखना है लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर टीम द्वारा किसकी मदद से दुनिया का सबसे पतला सीट बनाया गया, तो ये याद रखना है मैग्नीशियम डाइब्रोमाइड उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा भारत में संस्थापक कौन थे, तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संस्थापक कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम 1861। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि हाथियों के लिए भारत का पहला जल क्लिनिक किस शहर में खोला गया, तो ये याद रखना है मथुरा में, यमुना नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेवार कौन है, तो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेवार है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये याद रखना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ताजमहल का रंग बदरंग हो रहा है, यह सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 29 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि शादी के समय दुल्हन पटलोई वस्त्र पहनती है, यह किस राज्य की परंपरा है, तो ये याद रखना है मणिपुर की ये परंपरा है।
ब्राइडल वियर के नाम से भी इसे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सभी मच्छरों की प्रजातियां उनके जीवन चक्र के दौरान 4 अलग अलग चरणों से गुजरती है, उनका सही क्रम क्या है? ये प्रश्न आया था एग्जाम में। एग, उसके बाद लार्वा, और उसके बाद प्यूपा, और उसके बाद एडल्ट। क्वेश्चन नंबर 31 था कि इनमें से सही मेल कौन है? लावनी केरल, गौर छत्तीसगढ़, गरबा मध्य प्रदेश, डांडिया उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौर छत्तीसगढ़। आप जानते हैं कि लावनी जो है महाराष्ट्र का है, जबकि घूमर राजस्थान का है, गरबा गुजरात का है, डांडिया गुजरात का है, बिहू असम का है, जबकि नौटंकी उत्तर प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 32 था कि मरणोपरांत खिताब राबिया उद्दौ रानी किस रानी को कहा जाता है? तो ये खिताब जो दिया गया था राबिया उद्दौ रानी, जो कि मरने के बाद ये दिया गया था, जो कि इसका नाम था दिलरस बानो, औरंगजेब की पत्नी थी। औरंगजेब की पहली और मुख्य बीवी का नाम था दिलरस बानो। इन्हीं की याद में बीवी का मकबरा बनाया गया है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 33 है कि राइथू बंधु योजना किस राज्य में लॉन्च की है? राइथू बंधु योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ये याद रखना है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 34 है कि एल्युमिनियम की धातु के पृष्ठभाग पर हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से प्राकृतिक रूप से एक संरक्षक परत निर्मित होती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि आवर्त सारणी में एक वर्ग या ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर कौन से गुण में परिवर्तन नहीं होता है? तो ये याद रखना है संयोजकता अर्थात वैलेंसी के गुण में परिवर्तन नहीं होता है। चलिए जानते हैं कुछ इसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। आवर्त सारणी किसने बनाया था? तो ये याद रखना मेंडलीव ने बनाया था परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, जबकि मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी 63। आधुनिक आवर्त सारणी यदि पूछे तो याद रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण जो है मोस्ले ने किया था, और मोस्ले ने तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर सजाने का प्रयास किया था। मोस्ले के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 114 थी। नेक्स्ट को पॉइंट याद रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, जबकि वर्गों की संख्या 18 होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि पहला राज्य जिसने एंटी मॉब लिंचिंग कानून पारित किया है वह कौन है? तो ये याद रखना है मणिपुर, जबकि दूसरा याद रखना है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 37 है कि ब्रेड को फुलाने के लिए अर्थात रोटी को फुलाने के लिए जो होता है एक जो बनता है ब्रेड, इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसको याद रखना है ईस्ट या खमीर भी इसे कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द संकल्प एकेडमी 2.0 नाम का टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाएं। यहाँ पर जाकर इस वीडियो का PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7992454978। इस पर जाकर आप जो है इसके रियल प्रश्न भेज सकते हैं एग्ज़ाम से जुड़े हुए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन की घंटी की भी दबा दें, और शेयर और कमेंट भी ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय